नमस्कार मित्रों। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि आज हम प्रेमचंद की कहानियों में लोक पर्व की छटा पर बात करेंगे। मित्रों, लोक पर्व आनंद जीवन के आनंद को रूपायित करते हैं। प्रेमचंद विविध प्रकार के अभावों और प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझते रहने वाले कथा साहित्य के एकमात्र ऐसे विलक्षण प्रोधा हुए जिन्हें अपनी हंसी, अपने ठहाकों के पवित्र अमृत वर्षा में जीवन की सारी विडंबनाओं, प्रवंचनाओं को बहा देने की कला हासिल थी। ग्रामीण समाज से आत्मीय जुड़ाव ने उन्हें भीतर से लोक जीवन का प्रतिनिधि बना दिया। तभी तो लोक पर्व उनके लिए आनंद के अद्भुत क्षणों का प्रदाता होते थे, खासकर होली। शिवरानी देवी की पुस्तक प्रेमचंद घर में के अनुसार प्रेमचंद के जीवन में रंग, गुलाल और संबंधों की मिठास को बनाए रखने का प्रसंग उभरा है। शिवरानी देवी अपनी स्मृतियां साझा करते हुए कहती हैं कि गोरखपुर में प्रेमचंद जब स्कूल मास्टर थे तब की बात है। होली के 2 दिन पहले से ही उत्साह होता था। होली के 1 दिन पहले ही से वे खुद अबीर, रंग, मिठाई, भंग आदि खरीद लाते। होली के दिन सब लड़के आते और वे सब सामान लड़कों के आगे रख देते। वे लोग खाते पीते। उनमें हिंदू मुसलमान दोनों शरीक होते। खाने पीने के बाद भंग भी पिलाते। फिर गाना बजाना बड़े धूम से होता। प्रत्येक त्योहार में उत्साह से भाग लेते थे। गाना आप खुद गाते थे, कभी कभी हम दोनों साथ साथ गाते। शिवरानी देवी के स्मृतियों से छन छन कर उनके पति प्रेमचंद का जो लोक पर्व प्रेम आम जन तक पहुंचता है, वह भी रसमग्न हुए बिना नहीं रह पाता। लखनऊ में बिताई होली याद करती हुई शिवरानी देवी कहती हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, खांसी हो रही थी। इसके बावजूद उन्होंने होली खेली। वर्ष 1929 की होली भी उनकी स्मृतियों में जगह बना गई। वे बताती हैं, कई मुसलमान लेखक आपसे होली मिलने आए। साथ में फूलों का हार था और अबीर भी। आप कमरे में बैठे हुए थे। उन लोगों ने आपको गुलाल लगाकर पान दिया। उस अबीर को उन लोगों को लगाकर आप भर अंक मिले। बड़ी देर तक वे लोग बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने सबके साथ मिलकर खाना खाया। दिल्ली में तो उन्होंने इतनी होली खेली कि सारे कपड़े खराब हो गए। 1932-33 की होली भी वे कहाँ भूल पाईं। दृश्य मानो उनके सामने नृत्य करते हों। होली के 1 दिन पहले जब खाना खा पी चुके तो कहते हैं कि चलो कल गाँव ना हो आए। और 8 बजे के पहले हम लोग मकान पहुंच गए। मैं उधर खाना पकवाने लगी। आप दरवाजे पर बैठकर भांडों का नाच होने के लिए इंतजाम कर रहे थे। शाम को मैंने देखा गांव भर के काश्तकार आदि सभी दरवाजों पर जमा हैं। लोगों ने जुड़कर भांडों का नाच देखा। लोगों के लिए भांग वगैरह का भी प्रबंध किया हुआ था। ऐसा उत्साह छाया हुआ था कि क्या कहूँ। 1936 की होली प्रेमचंद के जीवन काल की अंतिम होली बनकर रह गई। शिवरानी देवी के लिए इस मायने में यह और भी खास हो गई, और लब्ध प्रतिष्ठ कथाकार जैनेंद्र के लिए भी, क्योंकि यह अंतिम होली उनके आवास पर ही खेली गई थी। होली के दिन का हर क्षण महत्वपूर्ण चित्र बन गया। स्मृतियां खंगालती हुई वे कहती हैं, जैनेंद्र के यहाँ हम लोग ठहरे थे। नाश्ता करके मैं, महात्मा भगवान दिन, जो कि जैनेंद्र के मामा जी थे, आप यानी प्रेमचंद और जैनेंद्र बैठे थे। इतने में 20-25 आदमियों ने एक साथ आकर इन लोगों को नहलाना शुरू किया। ये तीनों रंग में बुरी तरह डूब गए। मैं अलग खड़ी यह तमाशा देख रही थी। मित्रों, शिवरानी देवी की स्मृतियों में संजोई गई बातें
उनका होली के प्रति लगाव, प्रेम बहुत कुछ कह जाता है। जहाँ तक उनकी कहानियों की बात है तो प्रेमचंद अपनी कहानियों में विविध विमर्शों को आसमान देते हैं। उनके दलित, किसान और स्त्री पात्र समाज की तमाम विसंगतियों से दो दो हाथ करते नजर आते हैं या फिर परिस्थिति को स्वीकारते हुए, किंतु लोक पर्वों से आत्मिक जुड़ाव कथाकार का है, वहीं उनके पात्रों में भी रच बस गया है। प्रेमचंद की कई कहानियां अन्य विमर्शों के साथ ही लोक पर्वों के आनंद में पाठक को आकंठ निमग्न किए चलती है। होली प्रेमचंद के मन आंगन को रसमग्न करने वाला लोक पर्व है। कुछ कहानियां होली पर ही केंद्रित हैं, कुछ केंद्रित ना होकर भी होली के प्रसंग का जीवंत दृश्य उपस्थित करती हैं। इसकी छटा बिखेरती कहानियों पर एक दृष्टि। विचित्र होली, इसका प्रथम प्रकाशन हिंदी साप्ताहिक पत्रिका स्वदेश के मार्च 1921 के अंक में हुआ था। अंग्रेज अफसर की गैर मौजूदगी में उनके बंगले पर सेवा देने वाले भारतीय कर्मचारी जैसे कि साइस, अर्दली, भिस्ती, मेहतर, धोबी, ग्वाला आदि मिलकर किस प्रकार साहब की विस्की के आनंद में डूबकर होली मनाते हैं और नशे की हालत में डर भूलकर किस प्रकार सुव्यवस्थित बैठक की दुर्गति करते हैं, इसका बड़ा ही सुंदर चित्रण है। व्यंग की चाशनी में लिपटी यह कहानी गुलामी से आज़ादी की छटपटाहट और मुक्ति के उत्सव का बिंब उभारती है। दूसरी कहानी है आंसुओं की होली। हिंदी साप्ताहिक पत्रिका मतवाला के वर्ष 5 अंक 29 6 मई 1928 को यह कहानी पहली बार प्रकाशित हुई। कथानायक सिलबिल उर्फ पंडित श्रीनिवास की रंग गुलाल के प्रति अनासक्ति, होली में रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों से छिपने की प्रवृत्ति के साथ ही उनके घर मोहल्ले में मची होली के हुड़दंग का बड़ा ही सुंदर चित्रण है। प्रेमचंद कहानी को आदर्श की ओर मोड़ते हुए सुंदर समापन करते हैं। सिलबिल होली के उन्माद में डूबने के बजाय दीन दुखियों की सेवा का व्रत लेता है। सेवा का व्रत गांधी के जीवन का मंत्र था। सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण अंग सेवा का व्रत भी रहा। प्रेमचंद स्वयं गांधी के सत्याग्रह से इतने प्रभावित रहे कि उनके जीवन में ही नहीं, उनकी रचनाओं में वह प्रभाव स्पष्ट दिखता है। अगली कहानी है प्रेम की होली। 23 मार्च 1929 को साप्ताहिक पत्र मतवाला में सर्वप्रथम प्रकाशित यह कहानी नायिका गंगी के अव्यक्त प्रेम को लोक पर्व होली की निरंतर प्रवाहित लोक परंपरा के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ती है। मैकू महतो द्वारा होली में लोक परंपरा का निर्वहन, ठाकुर की बीमारी और मृत्यु से विह्वल गंगी के मौन संताप का मार्मिक चित्रण। अगली कहानी है होली का उपहार। अप्रैल 1931 में हिंदी साहित्यिक पत्रिका माधुरी में प्रकाशित यह कहानी स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी भावना को रेखांकित करती है। नायक अमरकांत अपने मित्र मैकूलाल की सलाह पर पत्नी के लिए होली के उपहार स्वरूप सूफियाना रंग की साड़ी खरीदने जाता है, मगर वहाँ सत्याग्रहियों को पिकेटिंग करते देख वह पिछले द्वार से जाकर साड़ी खरीदता है और स्वयंसेवकों को देखकर वहाँ से भागता है और भागते हुए एक वृद्धा से टकरा जाता है। इसी समय उसे सामने से खादी की साड़ी पहनी युवती आती दिखती है। यह दृश्य अमरकांत को प्रभावित करता है। वह अपने हाथों उस साड़ी को जलाकर होली मनाता है और खुद पिकेटिंग में हिस्सा लेने लगता है।
पिकेटिंग करते हुए अमरकांत पकड़ा जाता है। सुखदा यह सूचना पाकर बहुत प्रसन्न होती है और उसे माला पहनाकर दिल से स्वागत करती है। होली के समय स्वाधीनता संग्राम में भागीदारी पति पत्नी के शुष्क प्रेम को रंग में बना जाती है। इस प्रसंग को हम कर्मभूमि में भी पाते हैं। कुछ पात्रों के नाम बदल गए हैं, किंतु नायक अमरकांत और सुखदा वही हैं। स्वाधीनता संग्राम का वही वातावरण है। अगली कहानी है होली की छुट्टी। इसका प्रथम प्रकाशन अज्ञात है। 1936 में प्रकाशित उर्दू कहानी संग्रह जादे राह में संकलित यह कहानी मास्टर की उस कठिन यात्रा पर आधारित है जो होली की छुट्टी में तय की गई। होली की छुट्टी में घर जाते हुए मास्टर जी की ट्रेन छूट जाती है। तब राह भटका मास्टर जैक्सन नामक एक ईसाई की मदद से नदी पार कर पाता है। वह जैक्सन की निस्वार्थपरता और मानवीय संवेदना से बहुत प्रभावित होता है। नायक मास्टर ही कथावाचक के रूप में पाठक को होली की छुट्टी की राम कहानी सुनाता है। राजा हरदौल। अप्रैल 1911 को उर्दू मासिक पत्रिका ज़माना में पहली बार प्रकाशित यह कहानी ओरछा के बुंदेल राजपूतों के शौर्य और बलिदान को रेखांकित करती हुई छत्रसाल के शौर्य, पराक्रम, बलिदान के साथ ही उनका मातृ प्रेम एवं भावज यानी भाभी के प्रति सम्मान भाव का जीवंत चित्र प्रस्तुत करती है। स्त्री विमर्श की दृष्टि से प्रेमचंद की यह कहानी स्मरणीय है। होली पर केंद्रित ना होकर भी यह कहानी होली को अपने अंक में समेटे हुए है। दृष्टांत देखें। फागुन का महीना था। अबीर और गुलाल से जमीन लाल हो रही थी। कामदेव का प्रभाव लोगों को भड़का रहा था। रवि ने खेतों में सुनहला फर्म बिछा दिया था और खलिहानों में सुनहले महल उठा दिए गए थे। क्या बिंब उभारा है। इसी प्रकार अगली कहानी है ममता। मार्च 1921 को साप्ताहिक पत्र स्वदेश में पहली बार प्रकाशित इस कहानी के केंद्र में हालांकि दो मित्रों के व्यापारिक संबंधों के उतार चढ़ाव, प्रेम, द्वेष, मित्रता, शत्रुता है, किंतु होली का प्रसंग भी कुछ कम रोचक नहीं। होली के प्रसंग को कथाकार ने कुछ इस तरह उभारा है। देखें। मिस्टर राम रक्षा सामाजिक कुप्रयोगों तथा अंधविश्वास के प्रबल शत्रु थे। होली के दिनों में जबकि मोहल्ले में चमार और कहार शराब से मतवाले होकर फाग गाते और डफ बजाते हुए निकलते तो उन्हें बहुत बड़ा शोक होता। जाति की इस मूर्खता पर उनकी आंखों में आंसू आ जाते और वे प्रायः इस कुरीति का निवारण अपने हंटर से किया करते। यहाँ प्रेमचंद ने होली के नाम पर हुड़दंग और नशीली चीज़ों के सेवन पर आघात करने की कोशिश की है राम रक्षा के माध्यम से, नायक के माध्यम से। और हम देखते हैं कि उनकी हर कहानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संदेश अवश्य देती है। अगली कहानी है दुरासा। अक्टूबर 1922 को उर्दू मासिक पत्रिका हजार दास्तां में प्रकाशित यह कहानी होली के प्रसंग की आड़ में पर्दा प्रथा पर आक्षेप करती है। कहानी का ताना बाना कुछ इस प्रकार बुना गया है कि रोचकता बनी रहती है। प्रहसन का रूप लिए यह कहानी तत्कालीन समाज में व्याप्त पर्दा प्रथा पर निशाना साधती है। बानगी देखें।
मुख्य पात्र दयाशंकर अपने मित्र आनंद मोहन को होली के अवसर पर रात्रि भोजन पर आमंत्रित करता है और रास्ते भर उसे होली में बनने वाले व्यंजनों के बारे में बताता चलता है। किंतु जब घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी सेवती बताती है कि दिया सलाई की डिब्बी तो तुम साथ ले गए और दूसरा घर में था नहीं, तो चूल्हा कैसे जलता। नतीजा, खाना नहीं पका। पर्दा प्रथा के कारण उसे बाजार जाने की अनुमति नहीं थी। कथाकार ने यहाँ दयाशंकर और आनंद मोहन के कथन के द्वारा इस प्रथा के निवारण को बल प्रदान किया है। दयाशंकर कहता है, आज से मैं इस प्रथा का शत्रु हो गया। इस निगोड़ी प्रथा के बंधन ने ठीक होली के दिन ऐसा अनर्थ किया जिसकी संभावना न थी। और उसका मित्र आनंद मोहन खुश होकर कहता है, आज एक दिया सलाई ने जो शिक्षा प्रदान की है वह लाखों प्रामाणिक प्रकरणों से भी संभव नहीं है। अगली कहानी है यह भी नशा वह भी नशा। इस कहानी का प्रथम प्रकाशन पता नहीं चल पाया। सन 1936 को प्रकाशित हिंदी कहानी संग्रह कफन और शेष रचनाएं में यह कहानी संकलित है। होली के प्रसंग को उभारते हुए प्रेमचंद ने नशे से संबद्ध हिंदू मानसिकता के दोहरेपन को भी बखूबी दर्शाया है। वानगी देखें। होली के दिन राय साहब पंडित घसीटे लाल की 12 दरी में भंग छन रही थी कि सहसा मालूम हुआ कि जिलाधीश मिस्टर बुल आ रहे हैं। साहब ने बरामदे में आते ही कहा, हेलो राय साहब, आज तो आपका होली है। राय साहब ने हाथ बांध कर कहा, हाँ सरकार, होली है। बुल, खूब लाल रंग खेलता है। राय साहब, हाँ सरकार, आज के दिन की यही बहार है। मिस्टर बुल होली खेलते हैं, भंग पीते हैं और आनंद मनाते हैं। दूसरे दिन राय साहब मिस्टर बुल के घर जाते हैं तो मिस्टर बुल उन्हें शराब पीने की जिद करते हैं, मगर राय साहब यह कहकर बचते हैं कि इसे छूना भी पाप है। कथाकार ने अपने लोक पर्व में प्रचलित नशे की वस्तु भंग को धर्म से जोड़कर या कहें कि परंपरा से जोड़कर और दूसरे कौम में प्रचलित नशे को पाप कहकर परंपरा से जुड़ी ग्रामीण हिंदू आस्था एवं मान्यता को रेखांकित किया है। होली के अतिरिक्त उनकी कहानियों में कुछ अन्य लोक पर्व की छटा हमें देखने को मिलती है। लोक पर्वों में जन्माष्टमी, जिसे कृष्ण अष्टमी या कृष्ण जन्माष्टमी भी कहा जाता है, हिंदू लोक संस्कृति से गहरा जुड़ाव रखता है। प्रेमचंद ने इस लोकोत्सव को मनाने की प्रक्रिया कहानी में गूंथ कर इसे रोचकता प्रदान की है। वानगी के तौर पर कुछ कहानियां हैं। सौत, हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित यह कहानी अपने शीर्षक से ही केंद्रीय विषय वस्तु स्पष्ट करती है, फिर भी जन्माष्टमी का वर्णन कहानी को जीवंतता प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर कुछ पंक्तियां देखें। जन्माष्टमी का शुभ दिन आया। पंडित जी का स्वाभाविक आलस्य इन 2-3 दिनों के लिए गायब हो जाता था। वे बड़े उत्साह से झांकी बनाने में लग जाते थे। गोदावरी, पंडित जी की पत्नी, यह व्रत बिना जल के रखती थी और पंडित जी तो कृष्ण के उपासक ही थे। बहुत कुछ कह जाती है ये पंक्तियां। अगली कहानी है शांति। 1926 को प्रकाशित हिंदी कहानी संग्रह प्रेम द्वादशी में संकलित इस कहानी की मुख्य पात्र श्यामा जन्माष्टमी से जुड़ी स्मृतियां साझा करती हैं। कुछ पंक्तियां वानगी के तौर पर देखें। भाद्र मास था, जन्माष्टमी का त्योहार आया। घर में सब लोगों ने व्रत रखा।
ठाकुर जी का जन्म रात को 12 बजे होने वाला था। हम सब बैठी गाती बजाती थीं। इस लोकोत्सव के प्रति पति के विचारों को भी श्यामा ने वाणी दी है। बाबूजी इन असभ्य व्यवहारों के विरुद्ध थे। वह होली के दिन रंग भी ना खेलते, गाने बजाने की बात ही अलग। यहाँ आप देखें कि कई एक पर्वों का मिलान किया हुआ है। जैसे कि श्यामा लोक पर्व मनाती हैं, धूमधाम से मनाती हैं, परिवार और मोहल्ले वालों के साथ मिलकर, स्त्रियों के साथ मिलकर, जबकि उनके पति को ये सब फुहड़पन लगता है, अशिक्षित मानसिकता का एक हिस्सा लगता है। तो श्यामा बता तो रही हैं जन्माष्टमी के बारे में, लेकिन चूंकि वह लोक पर्व की चर्चा कर रही हैं तो जन्माष्टमी की चर्चा करते करते वो होली तक चली जाती हैं। अगली कहानी है झांकी। 1932 को पहली बार हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित इस कहानी में जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर निकाली जाने वाली कान्हा की झांकी का मनोहारी वर्णन है। कुछ पंक्तियां देखें वानगी के तौर पर। सारे शहर में जन्माष्टमी का उत्सव हो रहा था। सेठ घूरेलाल के मंदिर में ऐसी झांकी बनाई है कि देखते ही बनता है। ऐसे ऐसे शीशे और बिजली के सामान सजाए हैं कि आंखें झपक उठती हैं। अशोक के स्तंभों में लाल हरी नीली बत्तियों की अनोखी बहार है। सिंहासन के ठीक सामने ऐसा फव्वारा लगाया है कि उसमें से गुलाब जल की फुहारें निकलती हैं। चंद पंक्तियों में कथाकार ने बहुत कुछ कह दिया कि जन्माष्टमी का त्योहार हम सब कैसे मनाते हैं, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने साज सज्जा के अनुसार। जो उसका आनंद हम लेते हैं वह हमारा निजी नहीं होता, वह सामूहिक होता है। इसलिए तो इसे लोक पर्व माना गया। इसी प्रकार तीज का त्योहार, हालांकि तीज का त्योहार स्त्रियों द्वारा किया जाता है। स्त्रियों द्वारा पति की लंबी आयु के लिए रखा जाने वाला यह निर्जला व्रत है और कुछ खास क्षेत्रों में और खास जातियों की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। फिर भी इस लोक पर्व का अपना महत्व है और प्रेमचंद ने लोक समाज से जुड़ी भावनाओं पर सूक्ष्म दृष्टि रखी है। कथानक का केंद्र बिंदु इतर होते हुए भी तीज पर्व का माधुर्य समेटे पाठकों के सम्मुख उपस्थित कुछ कहानियां हैं। देखें। नैराश्य लीला। इस कहानी का प्रकाशन अप्रैल 1923 को हिंदी मासिक पत्रिका चांद में पहली बार हुआ। इस कहानी में तीज का त्योहार इस प्रकार उल्लिखित है। तीज का व्रत आया, घरों की सफाइयां होने लगी, रमणियां इस व्रत को रखने की तैयारियां करने लगी। इसी प्रकार अगली कहानी है भूत। शीर्षक ही आकर्षक है। अगस्त 1924 को हिंदी मासिक पत्रिका माधुरी में पहली बार प्रकाशित इस कहानी में तीज त्योहार का उल्लेख मात्र है। वानगी देखें। जीवन के अंतिम क्षण में मृत्यु के निकट है नायिका। उस क्षण में मंगला कहती है कि बिन्नी की शादी के लिए मैंने जो जो तैयारियां की थी उसमें कुछ काट छांट मत करना। पति से कह रही है, उसे हमेशा बुलाते रहना, तीज त्योहार में कभी मत भूलना। अब यह एक वाक्य, तीज त्योहार में कभी मत भूलना, यह एक वाक्य सुहागिनों के लोक पर्व के रूप में तीज की महत्ता को स्थापित कर देता है, प्रतिपादित कर देता है। अगली कहानी है उद्धार।
हिंदी मासिक पत्रिका चांद में सितंबर 1924 को पहली बार प्रकाशित इस कहानी में कथाकार ने तीज के दिन का उल्लेख इस प्रकार किया है कि भादों का महीना था और तीज का दिन। घरों में सफाई हो रही थी। सौभाग्यवती रमणियां 16 श्रृंगार कर गंगा स्नान करने जा रही थी। अम्बा स्नान करके लौट आई थी और तुलसी के कच्चे चबूतरे के सामने खड़ी वंदना कर रही थी। पति गृह में उसकी यह पहली ही तीज थी। बड़ी उमंगों से यह व्रत रखा था। एक एक पंक्ति दृश्य प्रस्तुत करने में सक्षम है। विवाहिता द्वारा पति की लंबी उम्र के लिए तीज का निर्जला व्रत रखना लोक में पति के प्रति उसके मूक प्रेम और समर्पण को वाणी देता है। अगली कहानी है सती। इसके प्रथम प्रकाशन की जानकारी नहीं मिल पाई। फरवरी 1932 को प्रकाशित हिंदी कहानी संग्रह प्रेरणा और अन्य कहानियां में संकलित इस कहानी में तीज के त्योहार के बहाने प्रेमचंद ने गरीब नायक के मनोभाव का सुंदर चित्रण किया है। वानगी देखें। तीज के दिन कल्लू मुलिया के लिए लट्ठे की साड़ी लाया। चाहता तो था कोई अच्छी सी साड़ी ले, पर रुपये ना थे और बजाज ने उधार ना माना। इस कहानी में जो पति पत्नी के परस्पर प्रेम और एक दूसरे के कर्म और आनंद का ख्याल रखने का भाव सिमटा हुआ है, वह बहुत दिल को छूने वाला। अब कहें कि अभी तक जितनी भी कहानियाँ हमने देखी, जितनी भी कहानियाँ हमने हमारी नज़रों से गुजरी, यह कहानी उन कहानियों से हटकर तीज का पर्व केवल पत्नियों के सजने संवरने और सुहागन होने के गर्व तथा आनंद से नहीं भरता। इस पर्व की तैयारी में पति का भावनात्मक सहयोग भी बड़ा महत्व रखता है। कल्लू गरीब है, चाहता है इस पर्व के दिन मुलिया भी अच्छे कपड़े पहने, अच्छी साड़ी पहने ओढ़े, सजे संवरे, मगर उसकी गरीबी आड़े आती है। तीज के बहाने प्रेमचंद ने समाज के वंचित वर्ग की त्रासदी की मनोवैज्ञानिक स्तर पर गहरी पड़ताल की है। अगले लोक पर्व की तरफ चलें तो दशहरा। दशहरा हिंदुओं का महत्वपूर्ण लोक पर्व है। 9 दिनों की शक्ति पूजा जहाँ स्त्री सत्ता, उसकी अस्मिता की महत्ता की सूचक होती है, वहीं 10वां दिन असत्य पर सत्य, अमर्यादा पर मर्यादा के विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और जगह जगह रामलीला का आयोजन होता है। इसके अंतर्गत राम वनगमन, सीता हरण, राम द्वारा रावण वध की लोक परंपरा का निर्वहन होता है। उत्तर भारत या कहें कि हिंदी प्रदेश में रामायण के इतिहास पुरुष, जिसे हम अवतार भी मानते हैं, राम नायक और रावण खलनायक है। किंतु पूरे देश में ऐसी मान्यता नहीं, ना ही तुलसीकृत रामचरितमानस के अनुरूप राम कथा। 20वीं सदी में उत्तर भारत, विशेषकर बिहार एवं उत्तर प्रदेश का शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां मानस को धर्म ग्रंथ का स्थान प्राप्त ना हो और दशहरे का अर्थ शक्ति पूजा का समापन ना होकर राम की विजय गाथा ना हो, राम का विजय पर्व ना हो। प्रेमचंद भी इसी प्रदेश के थे, तो उन पर इस लोक पर्व का प्रभाव पड़ना भी स्वाभाविक ही था। उनकी कहानियां निस्संदेह उनके जीवन और समाज का प्रतिरूप हैं, इसलिए दशहरे पर भी उनकी कलम चली। कुछ कहानियां हैं। बड़े घर की बेटी। 1910 ईस्वी में उर्दू मासिक पत्रिका ज़माना में पहली बार प्रकाशित इस कहानी के केंद्र में नायिका का उदात्त व्यक्तित्व है।
दशहरे का प्रसंग कहानी को गति देने में सहायक। वानगी देखें। दशहरे के दिनों में यहाँ वह से तात्पर्य नायक से है, बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पार्ट लेते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। अगली कहानी है रामलीला। नाम से ही स्पष्ट है कि इस कहानी का केंद्र बिंदु रामलीला है, जिसमें गांव का मनोविज्ञान समाहित। अक्टूबर 1926 को हिंदी मासिक पत्रिका माधुरी में प्रकाशित इस कहानी में रामलीला के प्रति ग्रामीणों के लगाव का सुंदर जीवंत चित्रण है। मानो लेखक का सचेत मन यथार्थ अभिव्यक्त करते हुए विस्मित हो रहा हो। वानगी देखें। इधर एक मुद्दत से रामलीला देखने नहीं गया। बंदरों के भद्दे चेहरे लगाकर, आधी टांगों का पजामा और काले रंग का ऊंचा कुर्ता पहने आदमियों को दौड़ते हु हु करते देखकर अब हंसी आती है, मजा नहीं आता। फिर भी लाखों आदमियों की भीड़ लगी रहती है। यह लेखक के लिए आश्चर्य का विषय है कि क्या आनंद आता है इसमें, क्यों इतने लोग जुड़ते हैं। अगली कहानी है अलग योझा। इस कहानी में दशहरे के मेले का उल्लेख। यह भी केंद्रीय कथानक नहीं, सहायक प्रसंग है। वानगी देखें। दशहरे का त्योहार आया। इस गांव में कोस भर पर एक पूर्वेक में मेला लगता था। गांव के सभी लड़के मेला देखने चले। गौर करें, लड़के मेला देखने चले। आनंद का यह अवसर लड़कियों के लिए नहीं। प्रेमचंद का अनकहा बहुत कुछ कह जाता है अक्सर, बस उसे पकड़ने की बात। लोक पर्वों की बात हो और दीपावली की चर्चा ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। दीपावली अंधकार पर आलोक के विजय पर्व के रूप में हिंदू समाज में मनाया जाता है, मगर प्रेमचंद ने अपनी कहानी में एक ओर दीपावली का बाह्य दृश्य प्रस्तुत किया है तो दूसरी ओर उजाले के पीछे के अंधेरे को रेखांकित करने का कार्य किया है। इसकी झलक हमें कहानी अमावस्या की रात्रि में मिलती है। अमावस्या की रात्रि अप्रैल 1913 को उर्दू मासिक पत्रिका जमाना में पहली बार प्रकाशित इस कहानी में जीवन की त्रासदी विवेचित है। प्रेमचंद दिवाली की शाम का एक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। दिवाली की संध्या थी। श्रीनगर में घूरों और खंडहरों के भी भाग्य चमक उठे थे। कस्बे के लड़के और लड़कियां श्वेत थालियों में दीपक लिए मंदिर की ओर जा रहे थे। दीपों से उनके मुखारविंद प्रकाशमान थे। प्रत्येक गृह रोशनी से जगमगा रहा था। कहानी यहाँ नहीं खुलती, इसके गर्भ में छिपी रहती है। इसी प्रकार अन्य कहानियों में भी प्रेमचंद ने जीवन से जुड़े अन्य लोक तत्वों को कहानियों में शामिल किया है। होली के साथ ही अन्य लोकोत्सवों के प्रति प्रेमचंद के प्रेम की पड़ताल कृष्णवीर सिंह सिकरवार ने अपने आलेख में किया है। अन्य कई बातें भी उभर कर सामने आई हैं, जिसमें शिवरानी देवी की पुस्तक प्रेमचंद घर में की भी हमने बात की थी, और यह पुस्तक निश्चित तौर पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व को समझने हेतु दृष्टि का विस्तार करती है। इन कहानियों को नया मानसरोवर के विविध खंडों में भी पढ़ा जा सकता है। मित्रों, यहाँ मैं संदर्भ की चर्चा कर दूं। प्रेमचंद कहानी रचनावली जो 6 खंडों में है, इसका संकलन संपादन डॉक्टर कमल किशोर गोयनका द्वारा किया गया, और यह साहित्य अकादमी दिल्ली से प्रकाशित है।
प्रेमचंद घर में की लेखिका शिवरानी देवी हैं, प्रेमचंद की पत्नी, और इसका प्रकाशन सरस्वती प्रेस बनारस से हुआ। हालांकि इस पुस्तक का प्रकाशन बाद के दिनों में कई एक प्रकाशन केंद्रों से आया है, तो आप कहीं भी देख सकते हैं। कृष्णवीर सिकरवाल द्वारा लिखित आलेख का नाम है प्रेमचंद का होली प्रेम, कहानियों के संदर्भ में। यह भारतीय लोक दीपिका से पत्रिका में प्रकाशित हुई है, उसके जनवरी से जून अंक में। होली के साथ ही अन्य लोकोत्सव के प्रति प्रेमचंद के प्रेम की पड़ताल कृष्णवीर सिंह सिकरवाल ने अपने आलेख में किया। अन्य कई बातें भी उभर कर सामने आई हैं। शिवरानी देवी द्वारा लिखित पुस्तक प्रेमचंद घर में निश्चित तौर पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व को समझने हेतु दृष्टि का विस्तार करती है। इन समस्त कहानियों को नया मानसरोवर के विविध खंडों में भी पढ़ा जा सकता है। संदर्भ की एक बार चर्चा कर दूं। प्रेमचंद कहानी रचनावली 6 खंडों में, संकलन संपादन डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, साहित्य अकादमी दिल्ली 2010। प्रेमचंद घर में, लेखिका शिवरानी देवी, सरस्वती प्रेस बनारस, प्रथम संस्करण दिसंबर 1944, पृष्ठ 60, 124, 153, 188, 208 से 9 और 320। तीसरा आलेख प्रेमचंद का होली प्रेम, कहानियों के संदर्भ में, लेखक कृष्णवीर सिकरवाल। भारतीय लोक दीपिका पत्रिका में जनवरी से जून अंक में वर्ष 2021 में प्रकाशित। नया मानसरोवर, जिसके संपादक हैं डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, यह सस्ता साहित्य मंडल नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया है वर्ष 2017 में। नया मानसरोवर के विविध खंडों से जो अंश लिए गए, एक बार मैं उसकी भी चर्चा करती हूँ। नया मानसरोवर खंड 3, पृष्ठ 112-13। नया मानसरोवर खंड 5, पृष्ठ 211। मैं वही कहूँगी, इसका अर्थ है नया मानसरोवर, तो वही खंड 5, पृष्ठ 41, खंड 11, पृष्ठ 232, खंड 1, पृष्ठ 296, खंड 3, पृष्ठ 279, पुनः खंड 3 से लिया गया है, पृष्ठ 279, खंड 8, पृष्ठ 310, खंड 2, पृष्ठ 126, खंड 4, पृष्ठ 528 से 29, पुनः खंड 4, पृष्ठ 529, खंड 7, पृष्ठ 292, खंड 3, पृष्ठ 338, खंड 4, पृष्ठ 125, खंड 4, पृष्ठ 143, खंड 7, पृष्ठ 226, खंड 1, पृष्ठ 180, खंड 4, पृष्ठ 459, खंड 5, पृष्ठ 375 एवं खंड 1, पृष्ठ 377। आशा है मित्रों, आज की चर्चा से आप लाभान्वित हुए होंगे। अगली चर्चा हम प्रेमचंद की कहानियों में स्त्री विमर्श पर करेंगे, प्रेमचंद का स्त्री विमर्श। तब तक के लिए विदा दीजिए। आशा है हम फिर इकट्ठे होंगे और आप फिर से लाभान्वित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।